तो हमारे पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वह किस प्रकार द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम को एक्सप्लेन करता है या व्याख्या करता है, ये हमको समझना है। यहाँ पर देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो है अब अपरिवर्तित होता है, ये बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। उदाहरण से समझते ताकि बेहतर तरीके से तुमको समझ में आए। सपोज अपने पास ए है और बी, दो प्रकार का तत्व है, संयोग करके सी और डी बनाया। क्या बनाया? सपोज ए का ए ग्राम है, बी का बी ग्राम है, सी का सी ग्राम है और डी का डी ग्राम है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है ए प्लस बी ग्राम ये इक्वल होता है सी प्लस डी ग्राम के। ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो अल्टीमेटली डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है परमाणुओं पर का परमाणु को ना ही बनाया जा सकता है ना ही नाश किया जा सकता है। इसे समझो कि यहां पर जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह रहा है, यह कह रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु का जो भार होता है वो अपरिवर्तित होता है। यानी परमाणु के भार में किसी प्रकार या भार जो है ना टोटल, यहां पर देखेंगे कि जो दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया कर रहा है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और जिन दो पदार्थों या दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण हो रहा है उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो अल्टीमेटली यहां पर ये जो है ना जो द्रव्यमान संरक्षण है हमको यह बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो कुल अभिकारक का द्रव्यमान होता है वो कुल उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, ये हमको बता देता है। और यहाँ पर जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वह भी यही बताता है कि परमाणु ना ही बनता है ना ही नाश होता है। देखो अगर मान लो अपन क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे, C+O2 ये बना हुआ तुम्हारा CO2। क्या बन गया? CO2 बन गया। अब देखो इधर क्या है, C का कुल वजन, O2 का कुल वजन। यहां पर देखो C का, मान लो C का कुछ भी वजन होगा लेकिन एक C है ना, एक C का वजन देखो एक गुने C का द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान निकालेंगे तो एक गुने C का द्रव्यमान होगा और फिर 2 गुने O का द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान निकालेंगे तो ऐसे तो निकालेंगे ना, यहां फिर होगा 1 गुने C का द्रव्यमान प्लस 2 गुने O का द्रव्यमान। तो यहां पर देखने के लिए क्या मिल रहा है हमको? देखने के लिए क्या मिल रहा है, एक C इधर है उसका द्रव्यमान प्लस 2 ऑक्सीजन का द्रव्यमान, एक कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो कहीं ना कहीं द्रव्यमान तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है ना। मतलब कहने का यह है कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताता है कि परमाणु को अगर ना ही नाश हो रहा है ना ही नया परमाणु बन रहा है, उसी परमाणु का अदला बदली और नए तरीके से रीअरेंज होकर नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो अगर परमाणु सेम है और वही रीअरेंज हो रहा है दूसरे तरफ में, तो इसका मतलब क्या है, अगर 5 परमाणु इधर है तो 5 परमाणु उधर है। यहां पर देखो कार्बन का 1 परमाणु इधर, कार्बन का 1 परमाणु उधर, ऑक्सीजन का 2 परमाणु इधर, ऑक्सीजन का 2 परमाणु इधर। तो भार तो कहीं ना कहीं बदलेगा ही नहीं, और भार नहीं बदलेगा तो दोनों बातें यहां पर सत्य हो जाती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थों का द्रव्यमान होता है वो अपरिवर्तित रहती है, या ये बोले परमाणु ना ही बनता है ना ही नष्ट होता है। ये दोनों सेम ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। दूसरी बात जो देखेंगे यहां पर 8 नंबर देखो रूल, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित होती है। अब ये जो बता देता है ये स्थिर अनुपात के नियम को बता देता है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित होती है। अब इसको समझेंगे उदाहरण से। फिर से हम उदाहरण ले रहे हैं यहां पर जल का H2O का। अब देखो यहां पर 2 प्रकार से समझ सकते हैं, जल को हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। तुम जल को कहीं से भी लाओ, उसमें तुमको दो परमाणु हाइड्रोजन का और 1 परमाणु ऑक्सीजन का देखने के लिए मिल जाएगा। या फिर अगर जल को हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो यहां पर जो है ना अनुपात जो मिलता है वो मिल जाता है हमको
8:11 किसमें मिलता है? 8:11 में। मतलब 8, यहां पर अगर हम जल को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं यानी जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है ना, वो निकलता है 1:8 में। कहने का मतलब यदि हम 100 ग्राम जल को तोड़ते हैं तो यहां पर हमको यहां से 11 ग्राम मिल जाएगा हमको क्या चीज? हाइड्रोजन, और 89 ग्राम हमको मिल जाएगा ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है। अब ये फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जल कहां से ले, कहीं से ले, कोई भी जल ले लो, कहीं से ले लो, तुमको हमेशा जो है 11 ग्राम यहाँ पर तुमको मिल जाएगा हाइड्रोजन और 89 ग्राम यहाँ पर ऑक्सीजन, जो अनुपात निकल के आता है 1:8। इसी तरह से अगर हम CO2 के बारे में बात करें, CO2 को तुम कहीं से पकड़ो तो CO2 का फॉर्मूला, पहले सबसे पहली बात देखो, CO2 का फॉर्मूला हमेशा CO2 ही होगा, यानी कि उस फॉर्मूले में हमेशा कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु होगा। तो परमाणु का अनुपात देखेंगे तो हमेशा फिक्स आएगा, ये 1:2 ही आएगा। अगर CO2 बन रहा है तो परमाणु हमेशा 1:2 ही आएगा। अब अगर दूसरा अनुपात देखें इसमें, अगर CO2 में देखेंगे तो ये 3:8 होता है। क्या होता है? अगर मान लो अपन क्या करते हैं ना कि 11 ग्राम अपन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो इसमें 3 ग्राम कार्बन होगा और 8 ग्राम यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो ये अनुपात फिक्स होता है, और जो स्थिर अनुपात का नियम है यही बताता है। क्या बताता है? किसी रासायनिक यौगिक में, है ना, पदार्थ जो है, एक ही प्रकार का पदार्थ हमेशा एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं या मौजूद होते हैं। और डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो क्या बताता है? किसी यौगिक में परमाणु की संख्या और प्रकार दोनों ही निश्चित होता है। तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, और रासायनिक संयोग का जो नियम है, दोनों एक दूसरे को क्या करता है? एक्सप्लेन करने का काम करता है। ठीक है जी। तो अब हमको देखना है कि डाल्टन ने तो बातें बता दी, परमाणु सिद्धांत बता दिया, लेकिन क्या जो डाल्टन ने जो भी बातें बताई वो बिल्कुल सत्य थी? कहीं से कोई कमी तो यहां से निकल के नहीं आ रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में? तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते थोड़ा सा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का फायदा क्या क्या हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें कमी कहां कहां निकल के आई है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जब आया तो पहली बात, रसायन को विकसित करने में उससे बहुत ज्यादा सहायता मिल गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का एक्सप्लेन हो गया, स्थिर अनुपात का जो नियम है उसका एक्सप्लेनेशन मिल गया। ठीक है। तो और ये सारे जो पीछे बातें कही गई थी, कहीं ना कहीं उसको बल मिला। मतलब किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु बोलेंगे, है ना, किसी यौगिक के सबसे छोटे कण को यौगिक अणु बोलेंगे, जिसको यौगिक परमाणु बोलेंगे, जिसको बाद में जाकर के अणु बोला गया। तो ये सारी बातें जो कहीं ना कहीं जब निकल के आई तो रसायन शास्त्र को विकसित करने में और ज्यादा बल मिल गया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, द्रव्यमान संरक्षण, ये तो बता ही दिया हमने, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का एक्सप्लेनेशन मिल गया, और स्थिर अनुपात के नियम का भी एक्सप्लेनेशन मिल गया। तो ये 3 मुख्य रूप से अगर हम बात करें, और भी बातें हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखेंगे लाभ क्या क्या हुआ डाल्टन परमाणु सिद्धांत का, तो ये 3 लाभ यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल गया। आगे जो अब देखेंगे हानि क्या क्या हुआ, हानि का नहीं बोल सकते, बेसिकली लाभ ही होगा। यहां पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां क्या क्या है, कौन कौन सी ऐसी बातें जो बाद में, डाल्टन के समय में ठीक था लेकिन बाद में जाके वह ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। देखो यहां से पहली बात तो डाल्टन ने क्या बताया कि पहला ही देख लो, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है और परमाणु अविभाज्य होता है, डाल्टन ने ये बताया। लेकिन आगे चल के क्या पता कि अपन क्या कर सकते हैं, परमाणु को तोड़ सकते हैं। परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आगे चल के हमको ये पता चल गया, मतलब डाल्टन ने तो बताया था परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु को तो तोड़ ही नहीं सकते, लेकिन आगे चल के तो हमको पता चल रहा है बाबू परमाणु को तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। तो यहां पर डाल्टन गलत साबित हो गया। दूसरी जो बात यहां पर देखने वाली है, डाल्टन ने बताया कि एक ही तत्व के परमाणु के गुण समान होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। यहां से देखो हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं यहां पर, जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, मतलब इसका भार अलग अलग है। डाल्टन ने बताया कि किसी एक ही तत्व के जो सभी परमाणु हैं उसका जो गुण होगा, आकार होगा, माप होगा, द्रव्यमान होगा, वो समान होगा। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन के 3 अलग अलग 3 परमाणु है, तीनों का द्रव्यमान अलग अलग है।
तो यहाँ तो द्रव्यमान तीनों का अलग अलग हो गया, तो यहाँ तो डाल्टन गलत साबित हो गया। तीसरी बात जो है, डाल्टन ने यह भी बताया कि अलग अलग तत्वों का जो परमाणु जो गुण होता है ना वो अलग अलग होता है। लेकिन यहां पर देखेंगे हम, देखो आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया और यहां पर हमारा कैल्शियम हो गया। इस तीनों का परमाणु संख्या तो अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या या भार बोले थे तीनों का एक ही होता है। द्रव्यमान संख्या क्या है, एक ही है। तो ये तो मिलना नहीं चाहिए। डाल्टन ने तो बिल्कुल मना कर दिया था, ये नहीं होगा। किसी भी तत्व का कोई भी जो अलग अलग परमाणु है उसका कोई भी गुण मैच ही नहीं होगा एक दूसरे से, लेकिन गुण तो मिल रहा है ना, है ना। तो ये दो तीन बातें हैं जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अंदर में कमी निकल के आता है। हालांकि कमी की बात करेंगे तो देखो अलग अलग समय पर नए नए एक्सपेरिमेंट होते जाते हैं, नई नई बातें निकल के आती चली जाती है। अपने आप में इतना बड़ा काम कर देना ही एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बड़ी खोज है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम आज भी पढ़ते हैं, सीखते हैं उससे, ठीक है। हो सकता है तुम में से कोई फ्यूचर में साइंटिस्ट बन जाओ, कुछ नई बातों का खोज कर दो, तो इसमें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके लिए तुमको सारी बातों को समझना पड़ेगा, है ना, हर एक बारीकी को समझते हुए चलना पड़ेगा। तो ये सारी बातें थी, ठीक है जी। मिलते हैं अगले वीडियो में।